हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके काफ़ी वेट के बाद 3-4 दिनों के बाद आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत विभव। ठीक है, वैसे तो आपने विभव शब्द से आप परिचित हो, पिछली बार गुरुत्वाकर्षण वाला जब चैप्टर आया तो उसमें ये वाला शब्द आया था, लेकिन यहाँ पे अपने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र था, यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र होगा, और वहाँ द्रव्यमान था तो यहाँ द्रव्यमान की जगह आवेश होगा। बस इतना ही फर्क होगा, बाकी सारे फॉर्मूले वगैरह वैसे ही आएंगे। ठीक है, तो आज जो अपने टॉपिक करेंगे इसमें 2 टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव और विभवांतर, और दूसरा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अपने को किसका मान निकालना होगा, विद्युत विभव का क्या करना होगा, मान निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में नाम इसका पोटेंशियल है। तो इसमें देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है स्थिर विद्युत विभव। अब स्थिर विद्युत शब्द यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि जो फिजिक्स अपने आप पढ़ रहे हैं, यानी पहला दूसरा चैप्टर कर लिया, तीसरा चैप्टर जैसे कर रहे हैं अब, तो इसमें जितनी फिजिक्स अपने पढ़ी है वो सारी स्थिर आवेश पर ही डिपेंड है। ठीक है, यानी स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उसी पर ही बेस्ड ये वाली फिजिक्स है। अभी गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर आ जाएंगे। तो इसमें अपने पहले 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो विभव शब्द आएगा और एक यहाँ पे विभवांतर शब्द आएगा। ठीक है, दोनों शब्दों को अपने को समझना है भी दोनों चीज क्या है। वैसे वास्तव में एक ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो विभव और विभवांतर को समझने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ भी विभव और विभवांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी, भी ये नई चीज अपने को परिभाषित क्यों करनी पड़ी, वो अपने देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए एक बढ़िया फेमस एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना। वैसे सारे एजुकेटर्स वही एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं उसे अपने उस एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं अपने, कि जैसे आपको पता है कि ये एक मान लो पात्र है आपके पास। ठीक है ना, पात्र है आपके पास, मतलब कोई बर्तन है बड़ा, और ये कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ आपने। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो दाब है वो कितना है, P1 दाब है इसका। और अब अपने क्या करते हैं, एक पाइप के थ्रू एक दूसरे बर्तन से इसको जोड़ देते हैं, जो बर्तन इससे क्या है, कम ऊंचाई पर रखा हुआ है। जैसे मान लो कि अगर ये मान लो मैं धरातल है ये नीचे वाला, ठीक है, तो ये वाला जो बर्तन है ये ज़्यादा ऊंचाई पर रखा हुआ है, और ये वाला नीचे वाला जो बर्तन है वो ये क्या है, कम ऊंचाई पर आपने इसको रख रखा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपने परिभाषित करते हैं कि अगर मान लो कि अगर इस ऊपर वाले बर्तन में पानी भरा हुआ और एक पाइप के थ्रू अपने इसको नीचे वाले बर्तन के साथ जोड़ देते हैं, ये पाइप लगी हुई है, तो अब अपने कहेंगे कि जो अपना पानी है वो क्या होगा, ऊपर से नीचे आता है। तो पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है उसकी व्याख्या अपने दाब द्वारा करते हैं। भी क्या होता है कि यहाँ पे इस वाले बर्तन के लिए जो दाब है वो ज़्यादा होता है और नीचे वाले बर्तन के लिए दाब की वैल्यू कम होती है। तो अब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो अपना जल क्या होता है, प्रवाहित होता है, तभी क्या होता है, इस पाइप के थ्रू जो अपना पानी है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ नीचे आ जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जल के प्रवाह के लिए अपने को क्या आवश्यक होता है, दाब है वो आपके दाबों में अंतर होना चाहिए। मतलब एक दाब तो आपका उच्च होना चाहिए और एक आपका निम्न दाब होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो P1 है वो P2 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो तभी जो अपना पानी है वो P1 से P2 की तरफ आएगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि अगर मैं बात करूँ जल के प्रवाह की, ठीक है, जल के प्रवाह की, तो जल के प्रवाह के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, दाबांतर आवश्यक है। और दाबांतर अपने दाब से ही परिभाषित करते हैं। भी क्या है कि दाब एक भौतिक राशि है जो अपने को बताती है कि यहाँ पे दाब कितना और यहाँ पे कितना, और इन दोनों दाबों में जब अंतर होगा तभी जो अपना पानी है इस पाइप के थ्रू प्रवाहित होगा। अगर इन दोनों दाबों में अंतर 0 है, मान लो ये वाला जो अंतर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू अगर 0 है, तो मतलब ये वाले जो दोनों बर्तन हैं यहाँ एक दूसरे के साथ ही होंगे, तो ना तो पानी इसमें से इसमें जाएगा और ना ही पानी इसमें से इस बर्तन में जाएगा। तो मतलब दाब यहाँ पे क्या है, एक भौतिक राशि है, और दाबांतर क्या है, दोनों दाबों का अंतर। मतलब अगर आप 2 दाबों की तुलना कर रहे हो तो आपको देखो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, यहाँ से रिजल्ट ये निकला
कि जो कोई अपने को अगर जल का प्रवाह करवाना है, जल को भेजना है, तो जल के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है? दाबांतर आवश्यक है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं आवेश की, अब इस डिब्बे में आ जाओ आप, कि ये वाला जो डिब्बा है इसमें आ जाओ, तो इस डिब्बे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक है, और आपको कह दिया कि ये ए और बी बिंदु किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। किस में स्थित है? विद्युत क्षेत्र में। और यहाँ पे कुछ आवेश पड़े हैं, ये वाले क्या है? कुछ आवेश हैं। अब इन आवेशों को आपको प्रवाहित करवाना है। आवेशों को क्या करवाना है? प्रवाहित करवाना है। और आपको पता है कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए भी अपने को एक राशि की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो राशि में अंतर होगा तभी विद्युत धारा अपनी प्रवाहित होगी। तो मतलब यहां पे अगर आवेश को आपको गतिमान करवाना है तो ये जो ए और बी बिंदु है, अगर मान लो इन दो बिंदुओं के बीच आपको क्या करवाना है? गतिमान करवाना है। तो जैसे आप कह रहे थे भी ये वाला जल का प्रवाह क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अपने एक भौतिक राशि परिभाषित करते हैं और वो परिभाषित करते हैं विभव। ठीक है, विभव, कि इन दोनों बिंदुओं पर एक भौतिक राशि विभव होगी और उस विभव को अपने v से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? v से। ये v1 है मान लो इसका विभव, और ये क्या है? v2 है। अभी पढ़ेंगे भी डिटेल में होता क्या है, लेकिन वैसे बता रहा हूं। तो अगर क्या है कि ये दोनों विभवों में यहाँ पे कुछ अंतर आ जाए, v1 और v2 में कुछ अंतर हो, तो उसको अपने विभवांतर कहेंगे। और अगर अंतर है यहाँ पे तब ये आवेश प्रवाहित होगा। अगर दोनों के बीच अंतर 0 है तो यहाँ पे आवेश प्रवाहित नहीं होगा। तो मतलब आप एक लाइन में इस पूरी कहानी का सार ये निकाल सकते हो कि जिस तरह जल के प्रवाह के लिए दाबांतर आवश्यक है या दाबों का अंतर आवश्यक है, उसी तरह जो विद्युत धारा है या आवेशों का प्रवाह है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह के लिए एक भौतिक राशि की आवश्यकता होती है और वो भौतिक राशि यहाँ पे अपने विभव कह देते हैं। और दो बिंदुओं के बीच जो विभवों का अंतर है उसको विभवांतर कह देते हैं। ठीक है, तो अब अपने एक चीज यहां से, अभी विभव अपने को पता नहीं लगा भी विभव होता क्या है, अपने को ये पता लगा कि विभव की आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को, भी विभव अपने परिभाषित क्यों करते हैं और किस चीज के बारे में बताता है विभव। तो विभव हमेशा अपने को यह बताएगा कि आपका आवेश है वो विद्युत परिपथ में कब तो प्रवाहित होगा और कब आपका आवेश नहीं प्रवाहित होगा। अगर तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है जो वो 0 है तो क्या होगा? आवेश प्रवाहित नहीं होगा। और अगर विभवांतर कुछ ना कुछ है तो आवेश आपका प्रवाहित होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने वापिस नोट्स पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अपने पढ़ेंगे विभवांतर की परिभाषा। ठीक है, विभवांतर को अपने पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। वैसे तो विभव की पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले विभवांतर परिभाषित होता है फिर विभव परिभाषित होता है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, विभवांतर की परिभाषा क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई भी आपने विद्युत क्षेत्र ले रखा है, उसमें स्थित इकाई परीक्षण आवेश को, अब आपको पता है कि परीक्षण आवेश जो क्या होता है, एक तो जो परीक्षण आवेश की विशेषता है ये पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, ये यूनिट होता है, मतलब इकाई आवेश होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम, 1 मिली कूलम कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यानी इकाई होगा 1 होगी इसकी जो वैल्यू होगी। तो इकाई परीक्षण आवेश यानी Q0 इसको इससे दर्शाते हैं। इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र दर्शा रखा है, कोई मान लो समरूप विद्युत क्षेत्र E है यहाँ पे। ठीक है, तो इस E विद्युत क्षेत्र में अगर मान लो ये वाला एक A प्रारंभिक बिंदु है, इसको प्रारंभ लिख दिया, और जो आपका B बिंदु है ये कोई अंतिम बिंदु है, तो अब आपको कह दिया भी ये जो परीक्षण आवेश है ना Q0, इसको A बिंदु से लेके और B बिंदु तक आपको लेके जाना है, ए से पकड़ के और बी तक लेके जाना है। तो इस विद्युत क्षेत्र ई में इस जो आवेश है इसको ए से बी तक लेके जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब डब्ल्यू मान लो यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा, तो इस कार्य को ही अपने क्या बोल देंगे, विभव बोल देंगे। अब ये जो कार्य है ये कार्य तो अपने परिभाषित किया है इकाई आवेश के लिए। भाई इकाई आवेश के लिए जो अपने को कार्य करना पड़ रहा है वो W करना पड़ रहा है। तो अब अगर मान लो कि आपको कह दें कि कुछ जैसे Q आवेश को आपको लेके जाना है,
तो अब Q आवेश को लेके जाने के लिए जो कार्य कितना करना पड़ेगा वो अपने को निकालना है। तो देखो आपको आपके पास जो विभव का सूत्र आता है यानी VAB, ये VAB अपने को क्या दर्शाता है भी इस A और B बिंदु के मध्य विभव का मान कितना है। तो विभव दो बिंदुओं के बीच जब आप विभव लोगे तो उसको विभव ना बोल के आप क्या बोल देते हो, विभवांतर बोल देते हो, क्योंकि विभव एक बिंदु के लिए परिभाषित होता है और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर होता है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो विभवांतर या विभव है वो वास्तव में क्या होता है, कार्य होता है। अब देखो विभवांतर की परिभाषा दोबारा देखो कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित इकाई परीक्षण आवेश को, इकाई परीक्षण आवेश यानी धनावेश होता है पॉजिटिव, तो इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। मतलब यहाँ से लेके और यहाँ बी बिंदु तक आवेश लेके जाना है तो इसके लिए जितना कार्य आपको करना पड़ेगा वो क्या होगा, विभवांतर का मान होगा। तो इस विभवांतर का जो सूत्र होता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा में Q0 आ जाएगा। Q0 यहाँ पे परीक्षण आवेश है। अगर मान लो सीधा Q आवेश हो तो W बटा में आप Q कर दोगे। तो अगर मैं यहाँ से W का फॉर्मूला निकालूं तो W इज इक्वल टू आपके पास QV आ जाएगा। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QV फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू मान लो स्मॉल q ले रहा हूँ तो QV, यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालूँ तो इस विभवांतर को यहाँ VAB तो अपने इन दो बिंदुओं के लिए ले रहे हैं, अगर मैं सामान्य सूत्र लिखूं तो क्या हो जाएगा QV। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। पहले अपने जो चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर वहाँ F इज इक्वल टू QE फॉर्मूला पढ़ा था आपने, और आज आप दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हो। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत जगह काम आता है और जो ऊपर वाला आज आपने नया फॉर्मूला सीखा ये भी बहुत जगह काम आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, W इज इक्वल टू QV और F इज इक्वल टू QE। ठीक है, दोनों सिमिलर से फॉर्मूले हैं। तो अब अपने विभवांतर तो पढ़ लिए, यहाँ VAB यहाँ पे मैंने लिख दिया, सारे चिन्हों के नाम लिख दिए कि VAB है वो A और B के मध्य विभवांतर का मान है, W यहाँ पे किया गया कार्य है और Q0 यहाँ पे क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब बात आती है विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव क्या होता है, देखो विभवांतर तो आपने क्या कह दिया कि दो बिंदुओं के बीच क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच जो किया गया कार्य होता है। ठीक है, इसको अपने विभवांतर कह देते हैं। अब विभव क्या होता है वो देखो, तो किसी बिंदु पर विभव को परिभाषित करने के लिए हम एक अन्य निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट का चयन करते हैं। भी एक निर्देश बिंदु ले लेते हैं, जैसे अपने क्या करते हैं, मान लो कि आप एक क्या ले रहे हो, निर्देश तंत्र ले रहे हो। निर्देश तंत्र क्या होता है पता है क्या, XYZ अक्ष ले रहे हो, तो ये एक निर्देश तंत्र है, इसको निर्देश तंत्र बोलते हैं, रेफरेंस। अब जो इसका मूल बिंदु होता है ये O क्या होता है, इसका निर्देश बिंदु होता है। ठीक है ना, निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि इस O जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के सापेक्ष ही अपने क्या लेते हैं, सारी दूरियां लेते हैं। तो अब अपने विभव को परिभाषित करने के लिए भी एक क्या करते हैं, मूल बिंदु की तरह ही एक बिंदु मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट का चयन करते हैं, और यह बिंदु हम अनंत पर मानते हैं क्योंकि इसके लिए स्थितिज ऊर्जा और विभव का मान शून्य होता है। अब यहाँ पे एक चीज भाई और समझ लो, आप विभव को समझने से पहले एक चीज और समझो कि देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्थितिज ऊर्जा की। तो वास्तव ये स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आ गई, बीच में कई बच्चे ये सोच रहे होंगे भी पढ़ तो विभव के बारे में रहे थे और स्थितिज ऊर्जा कैसे आ गई। तो देखो विभव होता है कार्य, ठीक है, और जब आप आवेश को पकड़ के जैसे आपने विभवांतर पढ़ा, विभवांतर की परिभाषा भी आवेश को पकड़ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हो, वो विभवांतर होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, वस्तु पर कार्य किया, और वो कार्य वस्तु की क्या बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है, और जो वस्तु पर आप कार्य करते हो वो उसकी गतिज या स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, तो अगर तो आप उसको गतिमान करवा रहे हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य गति करता है, और अगर आप उसे स्थिर वस्तु पर ही बल लगाते हो तो क्या होता है कि उस पर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो संचित हो जाता है, जो आपके द्वारा किया गया कार्य होता है। तो अब अपने निर्देश बिंदु ऐसा लेते हैं जहां पे स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो,
क्योंकि देखो आप वस्तु पर देखो, मान लो अगर आपके पास ये आवेश है, वस्तु की बात ना करके आवेश की बात करता हूं, और इस आवेश की कुछ ना कुछ ऊर्जा अगर स्टार्टिंग में है, तो स्थितिज ऊर्जा मान लो पोटेंशियल एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू है। अब आपने इस पे कार्य किया, उस कार्य से इसकी कुछ गतिज ऊर्जा बनी, कुछ स्थितिज ऊर्जा बनी, तो ऐसे ऊर्जाओं का बहुत सारा ग्रुप सा बन जाएगा। तो अपने को नहीं समझ आएगी वो चीज भी इसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, पहले कितनी ऊर्जा थी, वो कैलकुलेट अपने नहीं कर सकते। तो अपने क्या मान लेते हैं कि एक ऐसे बिंदु पर मान लेते हैं ये आवेश, ऐसे मानते हैं कि ये वाला जो आवेश है कहाँ पे पड़ा हुआ है, अनंत पे पड़ा हुआ है। तो अनंत पे इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है और जो इसका विभव है, इस दोनों का मान क्या होगा, जीरो होगा। अब आप कहोगे सर स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो कैसे होगा, तो आपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो पढ़ी है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो नहीं आई और ना ही विभव आया। लेकिन अगर मैं आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहूँ तो वह आपने पढ़ी थी पिछले साल, जी कैपिटल एम स्मॉल एम और बटा में आर। और जब अपने आर को यहाँ पे अनंत रख दें तो क्या आ जाता था, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो। तो मैंने यही कहा था कि अगर किसी वस्तु की अनंत पर चली जाए तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, जीरो। तो वैसे ही यहाँ पे अपने फॉर्मूला आगे आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। ये फॉर्मूला आगे इसी चैप्टर में आएगा। लेकिन अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और विभव है वो जीरो होते हैं अनंत पर। कि जीरो क्यों होते हैं वो इसी चैप्टर में अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला निकाल के आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। तो अपने क्या करते हैं, विभव को परिभाषित करने के लिए एक बिंदु मान लेते हैं कि अनंत पर है और दूसरा बिंदु विद्युत क्षेत्र में ही है। तो अतः ऊपर वाले चित्र में ए बिंदु को अनंत पर मानने पर, तो देखो विभव की परिभाषा आपको करनी है। तो इस ए बिंदु को अब मान लिया कि आप ए बिंदु को यहाँ ले आए, ये वाला बिंदु ए बिंदु है और ये जो पॉइंट है ये अनंत है, अनंत दूरी पर है इससे। तो अब आपको क्या करें कि इस ए बिंदु से, ए बिंदु पर आपने क्या रखा हुआ है, जो परीक्षण आवेश है Q0 ये वाला रखा हुआ है, इसको पकड़ के आपको कहाँ पे लेके आना है, इस विद्युत क्षेत्र में जो बी बिंदु स्थित है इस बिंदु पर लेके आना है, ठीक है। इस बी बिंदु पर लेके आना है। तो यहाँ अनंत से और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही कार्य इसका क्या कहलाता है, इस बी बिंदु पर विभव का मान कहलाता है। किस बिंदु पर विभव का मान कहलाएगा, बी बिंदु पर विभव का मान कहलाएगा, ए पर नहीं कहलाएगा, ठीक है। कि अगर मान लो आपने ए बिंदु को कहाँ मान लिया, अनंत पर मान लिया, तो समझ आया। तो विद्युत विभव की परिभाषा यहाँ पे क्या बनी कि किसी परीक्षण आवेश को या परीक्षण धन आवेश को या इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही कार्य इसका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। समझ आ गया होगा मुझे लगता है आपको। तो अब देखो विद्युत विभव की जो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो अब देखो VAB अगर माने यहाँ पे, तो VAB वैसे तो दो बिंदुओं के बीच क्या था, विभवांतर था। तो अगर मान लो आप A और B बिंदु ले रहे हो यहाँ पे, जैसे मान लो ये A बिंदु है तो ये कौन सा है, बी बिंदु है। तो इस ए बिंदु का भी कुछ ना कुछ विभव होगा, वो मैंने मान लिया VA है। और ये बी बिंदु के बीच भी विभव होगा, बी बिंदु का भी विभव होगा, वो भी बी मान लिया। तो अब विभवांतर की अगर मैं बात करूं तो वो विभवांतर यहाँ पे क्या होगा, VB माइनस VA या VA माइनस VB भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको जरूरी नहीं भी VAB का मान यहाँ पे इन दोनों का अंतर ही होगा, यहाँ VA माइनस VB भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अपने मान रहे हैं VB माइनस VA, बुक के हिसाब से मैं मान रहा हूँ यहाँ पे। तो अब आप ए बिंदु को तो क्या ले गए, अनंत पर ले गए। तो मैंने कहा था अनंत पर विभव का मान जीरो होता है और इसको प्रूव करेंगे भाई इसी चैप्टर में। अगर आप कह रहे हो भी जीरो क्यों होता है, तो ए का मान VA का मान जीरो, तो VB का मान यहाँ से क्या आ गया, W बटा में Q0। तो अब देखो ऊपर तो यही चीज बन रही थी VAB की वैल्यू, यानी ऊपर तो यही चीज क्या बन रही थी, विभवांतर बन रही थी। और यहाँ पे जो W बटा Q0 है ये क्या बन गया, बी बिंदु का विभव बन गया। तो देखो विभव और विभवांतर में यहाँ पर फर्क क्या आया,
विभव में तो क्या होगा, एक बिंदु अनंत पर होगा और दूसरा बिंदु विद्युत क्षेत्र में होगा, और उस जो विद्युत क्षेत्र वाला बिंदु है उसका विभव अपने कह देंगे। लेकिन विभवांतर में जो आपके दोनों बिंदु हैं वो दोनों बिंदु ही विद्युत क्षेत्र में स्थित होंगे, ठीक है ना। तो विभव और विभवांतर में इतना ही फर्क है कि विभवांतर में दोनों बिंदु सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, आप ये कह सकते हो, और विभव में जो दो बिंदुओं के बीच आप विभव निकालते हो उसमें एक बिंदु अनंत पर ले जाते हैं, ठीक है। तो वास्तव में जो अगर मान लो आप कह रहे हो भी, जैसे एक यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो P मान लिया, तो आप कह रहे हो भी इसका विभव VP है, तो इसका विभव सीधा VP नहीं हो सकता, किसी एक बिंदु के लिए विभव कभी भी नहीं परिभाषित होता। वास्तव में आप यहाँ पे ऐसे कह रहे हो भी जो अनंत का, अनंत पे क्या है, आवेश पड़ा है, यहाँ पे अनंत वाला बिंदु है, इसका विभव 0 है, इसके सापेक्ष जो इसका विभव है वो कितना है, VP है। तो विभव हमेशा सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, निरपेक्ष विभव कभी भी नहीं ज्ञात किया जा सकता। किसी एक पॉइंट के लिए आप विभव कभी परिभाषित नहीं करते, इस पॉइंट को आप क्या मानना पड़ेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट आपको अनंत पर एक बिंदु मानना पड़ेगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो इस, मान लो B बिंदु है तो इस B बिंदु का विभव कहलाएगा। तो विभव वास्तव में विभवांतर है, लेकिन एक बिंदु को इसमें कहाँ पे ले जाते हैं, अनंत पर लेके जाते हैं। तो भाई इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बार बार एक ही चीज को समझा रहा हूँ। विभव विभवांतर पर मुझे इतना टाइम लगाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है, इसमें बहुत दिक्कत आती है इस चैप्टर में तो खास करके, ठीक है ना। भाई होता क्या है विभव और विभवांतर, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब वीडियो को यहाँ पे एक बार रोक के और इसको याद करके देखना भी विभव और विभवांतर में सर ने क्या अंतर बताया। और एक चीज आपको और कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जब आप पहली बार देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको ये चीज़। तो इस वीडियो को 2-3 बार सुनना, आप अच्छे तरीके से सुनना, नोट्स तैयार करके ना ये वाले कॉपी में, और दोबारा इस वीडियो को देखना आप, फिर आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगी ये चीज़। समझ में आया आपके? तो विभव और विभवांतर मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की आपको समझाने की। एक बार और अपने कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज। भी विभवांतर तो होता है किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। और आवेश कैसा होना चाहिए आपका, इकाई परीक्षण आवेश होना चाहिए। वैसे देखो परीक्षण आवेश का मतलब यही होता है कि वो इकाई होता है और धनात्मक होता है, तो इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश भी लिख देते हैं कई जगह, सही वर्ड तो परीक्षण आवेश ही है। और विभव की परिभाषा क्या थी कि इकाई परीक्षण आवेश को या इकाई धनावेश को अनंत से लेके और विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, उसका विभव कहलाता है। अब देखो विभव और विभवांतर में जो आवेश अपने लेके आते हैं उस आवेश को लाने की एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है, पहले मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ फिर अपने ऊपर वाला पढ़ेंगे। ये कंडीशन है, यहाँ पे मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है। देखो वैसे तो ये मैंने ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन थोड़ा भूल गया मैं, आप उसके बाद भी लिख सकते हो विभव की परिभाषा की पहला जो पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है कि आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाते समय उसकी गतिज ऊर्जा समान रहनी चाहिए, वह वेग बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। भी आप जो आवेश ला रहे हो ना, आप कह रहे हो भी अनंत से लेके अनंत पर ए बिंदु था, तो ये ए बिंदु अनंत पर और बी पर आप आवेश ला रहे हो अनंत से पकड़ के। तो इस आवेश को लाते समय क्या कंडीशन है भी, जो इस आवेश की गतिज ऊर्जा वो बहुत ही कम होनी चाहिए, नगण्य होनी चाहिए। v जो इसका वेग है उसकी वेलोसिटी भी बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसकी गतिज ऊर्जा अगर बिल्कुल नगण्य होगी तो ये जो आवेश है एक स्थिर आवेश की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर मान लो इसमें थोड़ी बहुत गतिज ऊर्जा आ गई, ये आवेश एक गतिमान आवेश की तरह व्यवहार करने लगेगा और वो क्या उत्पन्न कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, जिससे आवेश की गति ये नहीं रहेगी, एक सीधी रेखा में गति नहीं रहेगी। समझ में आया? तो विभव के लिए एक कंडीशन ये है, विभव या विभवांतर के लिए भी, जो आवेश आप पकड़ के ला रहे हो विद्युत क्षेत्र में, तो उस आवेश को बहुत ही स्लोली लेके आना है भी, उसकी गतिज ऊर्जा कम से कम हो और जो आप कार्य करें वो सारा कार्य उसकी क्या बन जाए, स्थितिज ऊर्जा बन जाए। बस ये मेन कंडीशन है इसकी विभव की। तो अब नेक्स्ट देखो आप ऊपर, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इसकी मात्रक और विमा,
ठीक है। तो मात्रक और विमा में जो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू जीरो है, तो डब्ल्यू की तो होती है जूल कार्य की, और क्यू जीरो आवेश है तो जूल बटा कुलाम। तो जूल बटा कुलाम को अपने यहाँ पे एक नया मात्रक देते हैं और जिसको कह देते हैं वोल्ट। तो विभव समझ आ गया यहाँ पे कि क्या होती है, वोल्टेज होती है, जो वोल्टेज आपके घरों में यूज होती है। तो घरों वाले भी अपने डिटेल में वोल्टेज पढ़ेंगे अभी, कोई बात नहीं, आगे आगे जैसे चलते जाएंगे। तो वोल्टेज वास्तव में विभव ही होता है, ठीक है। जो 220 वोल्ट आप पढ़ते हो ना, वो वास्तव में क्या होता है, विभव ही होता है। तो वोल्ट इसका मात्रक और वोल्ट साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। जितने भी मात्रक है फिजिक्स में वो सारे साइंटिस्ट के नाम पर ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। देखो विभव और विभवांतर है एक ही चीज दोनों ही, बस नाम ही अलग अलग है दोनों के और थोड़ी सी डेफिनेशन में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसकी विमा वी की, इसका वी चिन्ह है। तो जो कार्य की विमा होती है वो होती है m1 L2 T-2 और जो आवेश की होती है A1 T1। आवेश की विमा कैसे निकालते हैं, भूल तो नहीं गए। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। I इज इक्वल टू क्यू बटा टी आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो A1 T1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, विमा इसकी आ जाएगी। तो ये मात्रक और विमा आ गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच संबंध क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपने कह देते हैं और विद्युत विभव V, यानी E और V के बीच आपको क्या करना है, संबंध निकालना है। तो बुक में जो इस टॉपिक का नाम दिया हुआ है वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, जो ये अभी लिखा हुआ है ना, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, यहाँ पे मैंने थोड़ा टॉपिक का नाम चेंज कर दिया कि इसको क्या कह दिया, दोनों के बीच संबंध। तो एक तरह से संबंध ही है। वैसे आगे ये टॉपिक दोबारा आएगा इसमें, वहाँ थोड़ा सा और रूप में आएगा लेकिन दोबारा आएगा जरूर ये टॉपिक। तो अब ये वाला जो टॉपिक है ना, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, तो इसमें क्या है, ये आपका जो फॉर्मूला है ये सारे चैप्टर में आगे चलेगा, जो फॉर्मूला अपने अब निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझना आप। तो अब देखो मैं परिभाषा से स्टार्ट करूंगा और परिभाषा से संबंध निकाल देंगे अपने जो इसमें आएगा। तो देखो क्या है कि विभव या विभवांतर यहाँ पे क्या होता है, एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में किया गया कार्य। भी आप क्या करते हो कि किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित ही करते हो, और क्या करते हो। अब अगर मैं विभव की बात करूं तो एक बिंदु आप अनंत पर ले लेते हो, लेकिन विस्थापित ही इसमें करते हो आप। तो दोनों स्थितियों में आप विस्थापित करते हो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, विभव या विभवांतर की परिभाषा लिख दी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लियर करना चाहूँ, मेरे याद आ गई कि देखो ये वाला चैप्टर अगर आप बुक उठाओगे और स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाओगे ना, तो जितना टॉपिक मैंने आज करवाया है बुक से आपको 10% ही समझ में आएगा और आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये कहते हैं, पिछली बार भी मेरे साथ ये थोड़ी बहस हो गई थी स्टूडेंट्स की, सर आप अलग करवा रहे हो, बुक में अलग दे रखा है। तो भाई देखो अलग कुछ ही नहीं दिया, आपको लग रहा है भी अलग है, लेकिन आप ये वाले नोट्स है आप अपने सर से चेक करवा लेना, जिस सर से आप पढ़ते हो या और किसी से जो भी फिजिक्स का जानकार हो, अगर वो गलत कह दे तो। मेरा मेन चीज़ ये होती है, देखो वैसे तो आपको बुक की तरह ही करवाने की ट्राई करता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है, कई जगह मुझे टॉपिक बुक में थोड़े हार्ड लगते हैं जो आपके डायरेक्ट समझ नहीं आ सकते, तो उनको मैं अपनी लैंग्वेज में चेंज करता हूँ, अपने तरीके में चेंज करता हूँ टॉपिक को। जैसे ये वाला टॉपिक है अब जो आपको करवाऊंगा, बुक में ये बिल्कुल ही नहीं ऐसे दिया हुआ, बुक में बिल्कुल ही अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन बुक वाला भी चलो ठीक है अपनी जगह सही है वो, ये टॉपिक भी बिल्कुल अपनी जगह सही है, ठीक है ना। हमारे सर ने हमें पढ़ाया था तो उन्होंने ऐसे ही करवाया था हमें, वो उन सर का एक्सपीरियंस 20-25 साल का एक्सपीरियंस था फिजिक्स पढ़ाने का। तो अगर वो सर हमें ऐसे करवा सकते हैं तो गलत थोड़ा करवाएंगे वो, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है, शॉर्ट तरीका है बढ़िया करने का कि विभव या विभवांतर, पहले परिभाषा लिखी। तो देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, ये शब्द है कार्य। क्या शब्द आ रहा है यहाँ पे, कार्य शब्द आ रहा है। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो अब देखो मान लो कि जैसे आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि अनंत से लेके और यहाँ विद्युत क्षेत्र में मान लो बी बिंदु तक आप किसी आवेश को ला रहे हो, तो ये पूरा विस्थापन तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन विस्थापन अपने कौन सा काउंट करते हैं अपने, वो देखो कि अब देखो कि जैसे मान लो एक यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे अगर अपने दूसरा आवेश ले आए तो उस दूसरे आवेश पर क्या होगा, बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो एरिया मैंने कवर किया है इसको अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। समझ आया। तो अब इस विद्युत क्षेत्र में मान लो ये वाला जो बिंदु है बी, ये वाला क्या बिंदु है, बी बिंदु है, और ये वाला बिंदु इस आवेश से क्या है, स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। इस आवेश से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर। और दूसरा बिंदु आप मान रहे हो यहाँ पे ए, और ये ए बिंदु कहाँ पे स्थित है, अनंत पे स्थित है। तो अब आपको क्या करना होगा, जो ये वाला आवेश है इसको ए से लेकर और बी बिंदु तक लाना होगा। और ये यहाँ लाने में जितना कार्य आपने करेंगे, डब्ल्यू जो कार्य का मान होगा वो इस बी बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। देखो आपको उधर दूसरी साइड में समझा देता हूँ, जो मेरा बोर्ड है, ठीक है ना, वहाँ पे समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, वहाँ मिट जाता है डायग्राम, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो बिंदु है ना, ये गोला क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे आपने प्लस क्यू आवेश रख रखा है यहाँ बिल्कुल सेंटर पर, ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश। और ये प्लस क्यू आवेश का वो एरिया है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर विद्युत बल लगना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसका विद्युत क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो वृत्त है। तो अब अपने आवेश को अगर क्या करें कि अनंत से पकड़ के उस बी बिंदु तक लाएं, तो यहाँ पे जितना अपने को कार्य डब्ल्यू करना पड़ता है वो इस बी बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। जो बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा उसका विभव कहलाएगा ये। तो मतलब ये वाला जो बिंदु है ये वी बी आपका, ठीक है। तो अब वी बी मतलब आपने क्या किया, परीक्षण आवेश यहाँ पे रखा और परीक्षण आवेश को क्या किया आपने, विद्युत क्षेत्र में लेके आए, Q0 आवेश को इस बी बिंदु तक लेके आए। तो लेके आने में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य आपका वी बी कहलाएगा। तो अब देखो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं सेंटर वाले पॉइंट से बात करूं तो सेंटर वाले पॉइंट से इस ए बिंदु की दूरी कितनी है, अनंत है, कितनी है, अनंत है। और आप कितनी दूरी तक लेके आए, सेंटर से लेके और बी बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, आर दूरी है, स्मॉल आर। तो मतलब आप क्या किया आपने कि एक आवेश को पकड़ के अनंत दूरी से और कितनी दूरी तक लेके आए, स्मॉल आर दूरी तक लेके आए आप, क्योंकि स्मॉल आर दूरी सेंटर से लेके इस बी बिंदु की दूरी है। मतलब सेंटर से जो ए की दूरी है वो तो है अनंत, और सेंटर से जो बी बिंदु की दूरी है, मान लो ये बी बिंदु है तो इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर। तो टोटल अनंत से लेके और आप यहाँ पे कितनी दूरी तक ले आए, इस आवेश को स्मॉल आर दूरी तक ले आए। तो स्मॉल आर दूरी तक ऐसे नहीं भी पकड़ के खींच के और अपने आवेश को ऐसे ले आते हैं, ऐसे नहीं लाते, आवेश को धीरे धीरे लाना पड़ता है। मैंने आपको कहा था उसकी गतिज ऊर्जा लगभग 0 के बराबर हो, नगण्य हो, वैसे लाना पड़ता है। तो अब इस आवेश को क्या करेंगे, अपने थोड़े थोड़े अल्प विस्थापनों में लाएंगे, मतलब डी आर विस्थापित कर दिया, फिर थोड़े से रुक गए, फिर डी आर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, धीरे धीरे डी आर विस्थापन करते हुए क्या करेंगे, इसकी तरफ लाएंगे, जिससे क्या हो, अल्प विस्थापन के लिए जो इसका क्या हो, गतिज ऊर्जा का मान क्या हो, बहुत ही कम हो। तो अब वापस नोट्स पर चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कि विस्थापन अगर अपने क्या करें, डी आर विस्थापन मान लें, डी आर क्या करें, विस्थापन मान लें, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एक चीज आएगी कि एकांक परीक्षण धनावेश पर बाह्य बल और गुणा में विस्थापन। क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर लिखा था आपने कार्य है, तो कार्य बल गुणा विस्थापन होता है, और आवेश को कौन पकड़ के ला रहा है, आप पकड़ के ला रहे हो, और कहाँ पर ला रहे हो, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो। तो आवेश पर आप क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो। तो जो बल अपने लगा रहे हैं उसको अपने बाह्य बल बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो आप यहाँ से क्या ला रहे हो, परीक्षण आवेश Q0 ला रहे हो। तो अब मुझे ये बताओ कि जो ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश पर ये वाला जो प्लस क्यू आवेश है क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, मतलब ये वाला आवेश को बाहर धकेलेगा, जो प्लस क्यू आवेश है इस परीक्षण को बाहर धकेलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा, जितना ये बल लगा रहा उतना ही बल आपको बाहर से लाके उसको धकेल के लाना पड़ेगा।
ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे बाह्य बल जो लगा रहे हो और इनटू विस्थापन, क्योंकि कार्य आप कर रहे हो। अब देखो बाह्य बल का मान को तो अपने को नहीं पता भी कितना होता है, भी अपने कितना बल लगा रहे हैं वो तो उस चीज पर देखो, मान लो आवेश का आप क्या करो, द्रव्यमान निकालो, त्वरण निकालो, वो बहुत यानी ऐसी चीज हो जाती है जो आप नहीं ज्ञात कर सकते। तो अब अपने यहाँ पे क्या करते हैं, बाह्य बल का मान अपने डायरेक्ट, अपने पास कोई सूत्र नहीं है बाह्य बल को ज्ञात करने का। हाँ लेकिन एक सूत्र अपने पास ये है कि जो इस आवेश पर ये वाला प्लस क्यू आवेश बल लगा रहा है, जो अपने परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू आवेश बल लगा रहा है, उसका सूत्र है। अब ये तो इसको इधर धकेल रहा है, लेकिन अपने क्या कर रहे हैं, इसको इधर धकेल रहे हैं। तो अपने क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि बाह्य बल और विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल का मान समान होता है परंतु दिशा विपरीत होती है। भाई यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश पड़ा और इधर से आप क्या ला रहे हो, परीक्षण आवेश ला रहे हो। तो जब आप इसके पास लाओगे तो ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर धकेलेगा। तो विद्युत बल इधर लग रहा है लेकिन अपने ला इधर रहे हैं। तो लेकिन दोनों बलों के मान क्या होंगे, समान होंगे। जितना बल इस पे इधर लग रहा है विद्युत बल, उतना ही बल लगा के अपने इसको इधर धकेल रहे हैं। ठीक है, समझ आया। तो मतलब यहाँ पे बल का सूत्र आप विद्युत बल वाला लिख सकते हो। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा कि एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। वो नेगेटिव साइन क्यों लगाना पड़ेगा कि क्योंकि बाह्य बल और जो विद्युत बल है उसकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो वही चीज यहाँ पे है कि देखो एकांक परीक्षण धनावेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल। अब इस जो बाह्य बल की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल लिख रहा हूं। तो अगर मैं ये वाला बल लिख रहा हूं तो यहां मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस बल की दिशा बाहर वाले की विपरीत है। और इनटू विस्थापन वही dr रह जाएगा। तो देखो एकांक परीक्षण आवेश पर धनावेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये परिभाषा आपने तीव्रता की पढ़ी थी कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ ई लिख देंगे अपने, ठीक है। और आप कहोगे भी सर ई पर आपने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, ऊपर तो नेगेटिव कह रहे थे। तो इसको अपने जब सदिश रूप में लिखेंगे, यानी सदिश रूप इसका लिखेंगे, तब अपने क्या करेंगे, इसके ऊपर जब वेक्टर का साइन आता है तभी जो नेगेटिव साइन लगता है दिशा वाला। परिमाण में तो दोनों बल समान ही है, 20 न्यूटन का इधर लग रहा है, 20 का इधर लग रहा है, तो दोनों 20-20 के लग रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशा के कारण माइनस साइन आ जाता है। तो दिशा अपने दिखाने के लिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, और यहाँ नेगेटिव साइन। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है कि सर नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि देखो वास्तव में तो अपने को बाह्य बल का मान निकालना था, क्योंकि कार्य अपने कर रहे होते हैं, लेकिन बाह्य बल का डायरेक्ट सूत्र ना होने के कारण अपने क्या करते हैं, विद्युत बल ही लिख लेते हैं यहाँ पे, और साथ में नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। तो इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ बल की जगह अपने क्या कर रहे हैं, इकाई आवेश पर लग रहा है तो यही बल क्या बन जाता है, तीव्रता, यानी ई बन जाता है। तो अब अपने इसको क्या लिख रहे हैं, जब इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ई डॉट डी आर। तो एक चीज यहाँ पे और क्लियर हो रही है, वो क्या चीज क्लियर हो रही है इस समीकरण से, देखो नेगेटिव साइन तो लगा दिया आपने क्योंकि दिशा विपरीत है। तो यहां से अपने को एक चीज और पता लग रहा है कि जो आपका क्या है, विद्युत विभव है, विद्युत विभव या विभवांतर है, वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि देखो ई वेक्टर और डी आर वेक्टर, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से अपने को ये वाली चीज मिल रही है। तो दोनों का जब अपने डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, अपने पास विभव आता है। और एक चीज और कि विभव वास्तव में होता तो कार्य ही है। क्या होता है, कार्य होता है विभव वास्तव में। तो कार्य होता है, तो कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। और बल और विस्थापन के क्या होता है, अदिश गुणा सी आती है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा हो तो कार्य क्या है, अदिश राशि है। तो उसी तरह विभव भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि आ जाएगी, और उसका मान ये होगा। तो अल्प विस्थापन dr के लिए तो क्या हो जाएगा, आपके पास का विभव का मान क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। अब पूरा विभव आपको निकालना है, तो पूरे विभव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा कि पूरा a से लेकर और b तक पहुंचाने में। तो अब a बिंदु तो यहाँ पे अनंत पे है, और जो b बिंदु आपका वो स्मॉल r दूरी पर है। तो इसकी लिमिट मैं अनंत से लेके और स्मॉल r लगा रहा हूँ। उसका कारण आपको बता दिया था मैंने कि ये वाला जो दूरी अपने सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर से ये b बिंदु की जो दूरी है वो तो स्मॉल r है, ठीक है। और सेंटर से जो a बिंदु जो अनंत पर है उसकी दूरी कितनी है, अनंत है।
तो आप अनंत से लेके इस बी बिंदु तक, मतलब सेंटर से स्मॉल आर दूरी वाले बिंदु पर आप क्या कर रहे हो, आवेश को ला रहे हो। तो ई डॉट डी आर अनंत से लेके आर तक, ये विभव का यहाँ पे क्या आ गया, सूत्र आ गया। स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, जिस आवेश के कारण बी पर विभव ज्ञात करना है उसकी बी से दूरी, मतलब जैसे आप सेंटर पर प्लस क्यू आवेश रखा था ना, उस प्लस क्यू आवेश की बी से दूरी। तो आपको सीधी सीधी बात यही है, अगर मान लो किसी के समझ नहीं आती ये चीज़, तो ये फॉर्मूला आप भी जरूर याद रख लेना, क्योंकि देखो पेपर में आज तक ये कभी नहीं पूछा हुआ कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताओ। पेपर में कभी ये चीज़ बहुत ही कम चांस है पूछे जाने की। हाँ, अगर आपकी किस्मत खराब हो फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आगे हर जगह काम आएगा, सारे डेरिवेशन इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए भी। अब नेक्स्ट देखो, जो नोट लिखे हुए हैं, एक नोट तो मैंने आपको बता दिया था, दूसरा नोट क्या है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ये भी अपने डिस्कस कर लिया। तीसरा चीज, विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो अब आपको पता है कि जो कार्य होता है, कार्य का मान भी क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो कार्य का मान धनात्मक कब होता है, जब आप खुद कार्य करते हो, ठीक है, तब अपने कार्य धनात्मक लेते हैं। या आप कह सकते हो बल और विस्थापन की दिशा एक जैसी हो। और ऋणात्मक कार्य कब होता है कि मान लो यहाँ पे एक वस्तु पड़ी है, आप इस पे बल तो ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये वस्तु जा कहाँ रही है, इस साइड रही है। ऐसे हो सकता है क्या, ऐसा इसी कंडीशन में हो सकता है जब इधर कोई और बल काम कर रहा हो, लेकिन आप बल तो लगा रहे हो ना, लेकिन आपके बल से विस्थापन वस्तु में इधर नहीं हो रहा है, दूसरी साइड हो रहा है विस्थापन। तो अब यहाँ पे जो कार्य का मान नेगेटिव होगा, मतलब आपके द्वारा जो किया गया कार्य है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, वो कोई काम में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में कार्य अपने नेगेटिव हो सकता है जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, यानी विपरीत दिशा में हो। और शून्य कार्य कब होता है, जब आपका विस्थापन जीरो या फिर घूम के आप उसी बिंदु पर आ जाएं। तो ये सारी चीजें आपने वहां पे पढ़ चुकी हैं। तो जो चीज कार्य के लिए अपने वहां पे सीखते थे, वही चीज यहाँ विभव के लिए है। और एक चीज यहाँ पे ये और है कि वहां तो द्रव्यमान होता था, चलो, लेकिन यहाँ आवेश आ रहा है विभव के लिए। तो आवेश दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आवेश होता है और एक नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने में एक चीज मैंने लिखी हुई है कि न्यूमेरिकल्स में हम नेगेटिव आवेश के लिए नेगेटिव चिन्ह साथ में लेंगे। यानी विभव का जब भी आप सूत्र लिखोगे, कि मान लो आप प्लस आवेश के लिख रहे हो के क्यू बटा में आर स्क्वेयर, ठीक है, ये वाला सूत्र आप मान लो के क्यू बटा आर, जैसे आर सूत्र अभी डिराइव करेंगे तो ये सूत्र लिख रहे हो। तो विभव का अगर माइनस क्यू आवेश के लिए आपको कह दे तो माइनस के क्यू बटा आर आ जाएगा, मतलब विभव का नेगेटिव मान भी होता है, विभव का नेगेटिव मान भी होता है। और वो कैसे होता है वो आगे पढ़ लेंगे अपने। और चौथा जो पॉइंट है, ये एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, तो ये आपको ऐसे के ऐसे याद रखना है। और आगे चलो आपको थोड़ा डिटेल में बता भी दूंगा, वैसे तो आपके नहीं है डिटेल में, ये लाइन ही दी हुई है, फिर भी आपके डाउट के लिए मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। एक बार आप इसको याद रख लो कि कोई विद्युत क्षेत्र में धनावेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋण आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करवाता है। कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है वो प्लस आवेश होगा, प्लस आवेश को तो क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर वो गति करवाएगा। और जो नेगेटिव आवेश होगा उसको क्या होगा, निम्न से उच्च विभव की ओर गति करवाएगा। तो अब देखो, जैसे मान लो बैटरी लेते हो आप, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में अगर मान लो बैटरी के सर्किट में लगा रहे हो तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस को उच्च विभव वाला बिंदु मानते हैं और माइनस को निम्न विभव वाला बिंदु मानते हैं। तो अब माइनस से मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस प्लस की तरफ भागेगा, ठीक है ना, तो इस प्लस की तरफ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है कि धनावेश को उच्च से निम्न की ओर जाता है। धनावेश क्या, पॉजिटिव जो होगा वो उच्च से निम्न की ओर, मतलब बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। और दूसरा ऋण जो आवेश होगा वो निम्न से उच्च विभव की ओर क्या करता है, गति ये करता है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब इसको और डिटेल में समझ लेंगे। अब एक चीज थोड़ी सी मैं आपको और समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो देखिए क्या करते हैं अपने कि मान लो ये वाला एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो ये विद्युत क्षेत्र मैं कोई बना रहा हूँ, ये विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ कोई,
और ये पॉइंट क्या है, बी है। ये विद्युत क्षेत्र किसी आवेश द्वारा बना हो सकता है, दो आवेशों द्वारा, जितना मर्जी हो सकता है। तो वैसे विद्युत क्षेत्र एक एरिया बना रहा हूँ, और ये वाला बिंदु है यहाँ पे अनंत वाला बिंदु, ठीक है। तो अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस ए पर विभव का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक Q0 आवेश को इस अनंत पर रखना पड़ेगा, और अनंत से लेके और इस बिंदु तक आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक लाने में मान लो आपको 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। ये विभव को और ज़्यादा यानी बढ़िया तरीके से समझाने के लिए कि 10 जूल का आपको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो मतलब जो ए बिंदु का अब विभव आ गया, ए बिंदु का विभव आपका 10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि देखो डब्लू वी इज इक्वल टू, वैसे तो क्या होता है, डब्लू बटा क्यू होता है। अब क्यू का मान अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, क्यू इकाई आवेश 1 रख दूँ क्यू के लिए, तो ये 10 जूल अब क्या बन जाएगा, विभव के रूप में 10 वोल्ट बन जाएगा। तो मतलब ए बिंदु का विभव अब क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर बात करूं बी बिंदु के विभव की, तो बी बिंदु के लिए अब अगर अपने अनंत से Q0 आवेश को इस बी बिंदु तक लाएं, और यहां तक लाने में आप मान लो भी इसको 8 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो जो इस बी बिंदु का विभव हो जाएगा वो 8 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। तो अब इस अनंत के सापेक्ष इन दोनों बिंदुओं तक लाने में जो कार्य अलग अलग करना पड़ता है अपने को, वो तो देखो वो चीज क्या है यहाँ पे, वो तो है विभव। ये ए बिंदु पर विभव का मान है, और ये वाला मान यहाँ पे बी बिंदु पर विभव का है। अब इसी विद्युत क्षेत्र में अगर मैं कहूं कि किसी आवेश को ए से लेके और बी बिंदु तक आपको लेके जाना है, ए से लेके बी बिंदु तक लेके जाना है, तो अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य आपका क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा। मतलब इन दोनों के विभवों का अंतर कहलाएगा। तो अब एक चीज यहाँ पे ये देखो कि अगर आप किसी वस्तु पर किसी आवेश पर 10 जूल का कार्य कर रहे हो, तो ये 10 जूल उसकी ऊर्जा बन जाएगी। मतलब किसी आवेश को अगर आप अनंत से लेके और ए बिंदु तक ला रहे हो, तो जो उसकी ऊर्जा है वो 10 जूल बन गई यहाँ पे। तो अब इस 10 जूल बन गई, और अगर आप आवेश को यहाँ से लेके यहाँ तक ला रहे हो, तो इस आवेश की ऊर्जा 8 जूल बन जाएगी। तो अब देखो कि मान लो जो आपका ये वाला बिंदु है, ये वाला ए से लेकर बी तक का बिंदु है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 जूल वाला आवेश जब ए से बी तक जाएगा, तो इसकी टोटल 2 जूल ऊर्जा यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और 8 जूल ऊर्जा इसकी क्या रहेगी, बची रहेगी। मतलब यहाँ पे जो विभवांतर का मान है वो 2 जूल हो जाएगा। सीधी सी बात, विभवांतर 2 जूल हो जाएगा। और अगर विभव की बात करें तो ए का विभव 10 वोल्ट हो जाएगा, और बी का विभव 8 वोल्ट, और जो इसका विभवांतर वो जूल नहीं 2 वोल्ट हो जाएगा। तो ये विभव और विभवांतर में फर्क होता है। समझ आया होगा आपको। थोड़ा सा एग्जाम्पल मुझे ये लेना पड़ा आपको और ज़्यादा समझाने के लिए। तो देखो बच्चों, ये विभव का टॉपिक था, और विभव का जो टॉपिक है वही थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में सिर्फ विभव और विभवांतर को समझाने के लिए, आप देखो 40-45 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सको। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी ट्राई किया। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के अच्छे तरीके से समझना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।